नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कोर्ट में ताहिर हुसैन सरेंडर करेगा, दिल्ली की अदालत में सरेंडर करेगा ताहिर हुसैन। आपको बता दें, ताहिर पर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप उसके परिवार वालों ने लगाया। साथ ही जो दंगा फैक्ट्री मिली वो भी ताहिर की ही थी, यानी कि जिस फैक्ट्री में टनों पत्थर मिले, जिस फैक्ट्री में पेट्रोल बम मिले, जिस फैक्ट्री में बाकायदा एक गुलेल जो है उसकी छत पर प्लांट की गई थी ताकि पेट्रोल बम और पत्थर जो हैं दूर तक फेंके जा सकें, प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ किया गया था। तो सवालों के घेरे में ताहिर हुसैन आ गया था। और आप देख रहे हैं कि यहां पर तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है किस तरह से दिल्ली झुलस रही थी दंगों की आग में और ताहिर हुसैन हाथ में डंडा लिए अपनी छत पर सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। ताहिर ने अपनी लाख सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सवाल बार बार उठे कि इतना पाक साफ ताहिर का दामन नहीं हो सकता कि इतने दिनों तक उसकी फैक्ट्री में ये असलहा दिल्ली को दहलाने के लिए जमा होता रहा और ताहिर हुसैन को उसकी कानूकान खबर नहीं हुई। ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या? 3-4 मंजिला इमारत मकान पर जाकर उसकी छत पर टनों पत्थर, पेट्रोल बम और साथ ही साथ एक गुलेल जो है वो प्लांट कर दी जाए और तेजाब के पाउचेस मिले, केमिकल के पाउचेस मिले। और ताहिर हुसैन इतना अनजान, इतना भोला है कि उसको कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी ताहिर हुसैन से कन्नी काट ली, उसको पार्टी से सस्पेंड किया। उसके बाद आपको बता दें कि ताहिर हुसैन जो है फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे कि भाई जब आपको पता था कि ताहिर हुसैन की छत है, आपने उस मकान को सीज किया, मीडिया उस छत तक गई, फैक्ट्री की सब कुछ देखा अपनी आंखों से और वो सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ताहिर की पूरी अगर साजिश ना कहें तो कहीं ना कहीं ताहिर की मिली भगत के बगैर ऐसा सब कुछ करना मुमकिन नहीं है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने इतना वक्त क्यों दिया? दिल्ली पुलिस ने इतना वक्त क्यों दिया? ताहिर तमाम मीडिया चैनल्स को आकर इंटरव्यू देता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है उस तक नहीं पहुंचती है। तो सवाल पुलिस के ऊपर भी उठ रहे थे। आखिरकार अब ताहिर हुसैन जो है कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है और खबर जो हमारे पास आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से, राउज एवेन्यू कोर्ट में वो सरेंडर कर सकता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आखिरकार लुका छुपी का खेल खत्म हुआ, पुलिस तो नहीं पहुंची ताहिर तक, वही सरेंडर कर रहा है क्योंकि पुलिस भी सवालों के घेरे में थी कि ताहिर इस पूरी घटना के बाद मीडिया को इंटरव्यू देता है और उसके बाद फरार हो जाता है और दिल्ली पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, ताहिर आखिरकार मिला तो, लेकिन फिर भी अपनी शर्तों पर मिला, क्योंकि जिस तरह सरेंडर कर रहा है तो इस बात पर सवाल जरूर खड़े होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस की वो टीमें क्या कर रही थी जो इसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। इससे पहले हम लोगों ने देखा ताहिर ने किस तरह तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, इसके बावजूद कि जबकि उसके घर से ये जखीरा बरामद हो गया था। और अभी भी ताहिर उसी सारी थ्योरी पर काम कर रहा है, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेके बाहर आई थी, उसने अपनी कीज जो है वो पुलिस को दी थी और उसको मालूम नहीं उसके घर में कौन थे, उस पर उसके मकान पर दंगाइयों का कब्जा हो गया था। ये देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे उसको ताहिर ने इस पूरी फरारी के दौरान किन किन लोगों से सलाह ली, पिनाज किन किन लोगों के साथ उसने ये प्लान तैयार किया कि आखिर वो इतना डेयरिंग एक्ट को, इसको भी एक डेयरिंग एक्ट माना जाना चाहिए, जिसको खोजा जा रहा है, जिसको चारों तरफ देख रहे हैं, और वो अचानक आकर सरेंडर करता है। यानी पुलिस की तमाम जितने भी पुलिस ने अपने रास्ते बनाए थे उन सब को पार करके वो सीधा कोर्ट में आ गया है। और यकीनन पुलिस के लिए काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन जब आप उसको उठाते हैं, किसी अभियुक्त को या आरोपी को उठा लेते हैं, तो उससे पूछताछ का आप एक अपना एक तरीका होता है, उससे आपको बहुत कुछ हासिल होती है। आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले से आप तय करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन से जो लीड्स मिलती हैं उसके आधार पर आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तैयार होती है। लेकिन जब इस तरह से कोई आरोपी सरेंडर कर देता है तो वो गार्डेड इन्वेस्टिगेशन से एक तरह से होती है और उसमें पुलिस के लिए काफी टफ काम शुरू होता है। अभी भी चूंकि जी धीरेन्द्र, एक आम जनता के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि जिस शाहरुख तक तो पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाती है, शाहरुख की सिर्फ तस्वीर भरती है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है और दिल्ली के बॉर्डर को पार करके पंजाब, उत्तर प्रदेश कहां कहां पहुंचता है, वहां तक तो पुलिस पहुंच जाती है। ताहिर हुसैन दिल्ली में ही रहता है, खुद पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो दिल्ली में ही है, लेकिन ताहिर तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले मीडिया उस तक पहुंच जाती है और अब वो सरेंडर करता है, बाकायदा खबर देता है मीडिया को इसकी। तो सवाल पुलिस पर भी। देखिए, इस तरह से दिल्ली में रहते हुए इस बात की तरफ ये बात इशारा करती है कि ताहिर को जितना आसान समझा जा रहा था, हालांकि जब उसके घर से तमाम चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो लगा कि इस पूरे जो एक साजिश है, अगर उसमें कोई ताना बाना बुनने वाले कुछ लोगों में से एक है तो वो चेहरा ताहिर का है। और इस बार फिर ये बात साबित करती है ये बात कि पुलिस उसको अपने तमाम कोशिशों के बावजूद उस तक नहीं पहुंची, वो अदालत तक पहुंचता है। इसके साथ साथ
जो दूसरी बड़ी चीज होगी पिनाज इसमें कि ताहिर का पॉलिटिकल क्लाउट उसको इतनी ताकत देता है कि वो दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली पुलिस से दूर रहता है, जबकि पूरी दिल्ली पुलिस उसको खोज रही है, अलग अलग, चाहे क्राइम ब्रांच की टीमें हो, स्पेशल सेल की टीमें हो, या दिल्ली पुलिस की तमाम जो स्मार्ट पुलिसिंग है, उन तमाम चीज़ों को धता बताकर ताहिर हुसैन अपने से अदालत में पहुंचता है और उससे पहले इंटरव्यू भी देता है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि ताहिर हर एक चीज को प्लान कर रहा है और प्लान के मुताबिक काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ताहिर किस तरह से दंगों का मास्टरमाइंड हो सकता है, या जो दंगों के मास्टरमाइंड थे उनके साथ मिला जुला हो सकता है, ये सवाल या आरोप उठ रहे हैं। और इनके पीछे की वजह भी क्या है, हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें धीरेन्द्र, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी कि पुलिस का केस जो है कितना स्ट्रांग होगा अब ताहिर के लिए। जब ताहिर ने सरेंडर किया है उस सर्कमस्टांसेस में भी क्या कुछ बदलेगा वो भी एक बार आपसे समझूंगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ताहिर, ये जो छत थी, जिस छत को एक तरह से कहें कि बारूद घर था, दंगा फैक्ट्री थी, क्योंकि यहीं पर टनों पत्थर मिले थे और वो कोई पहली मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं पड़े थे, वो टॉप फ्लोर पर पहुंचे। रातों रात टनों पत्थर टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। बात हजम नहीं होती, सड़क पर पाए जाने वाले पत्थर नहीं थे, बाकायदा ईंट के टुकड़े थे, मंगाए गए होंगे, ऊपर पहुंचाए गए होंगे, लिफ्ट नहीं थी। उसके बाद आपको बता दें कि वहां पर पेट्रोल बम मिलते हैं और पेट्रोल बम, देसी पेट्रोल बम बनाकर रखे जाते हैं, एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। तो आप जरा सोच कर देखिए कि पेट्रोल बम रातों रात तैयार तो हो नहीं गए होंगे, इतनी खाली बोतलें नहीं आ गई होंगी। उसके बाद वहां पर एक बाकायदा प्रोफेशनली गुलेल जो है वो प्लांट होती है और वो जिस तरह से बनाई जाती है, जिस तरह से छत पर उसको प्लांट किया जाता है, एक बड़ी गुलेल, यानी कि बड़ी दूर तक पत्थर फेंकने हो, पेट्रोल बम फेंकने हो, उसके लिए। तो यानी ये सब कुछ हो रहा था ताहिर की फैक्ट्री में, और ताहिर इतना भूला था कि उसे पता नहीं। और उस दिन, जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था, पत्थरबाजी, आगजनी, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे उसकी छत से, ताहिर उसी छत पर टहलता हुआ हाथ में डंडा लेते हुए दिखता है और बाद में कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। धीरेन्द्र जी, क्या ये बात हजम होगी? ये बात पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ताहिर को यहाँ पर आरोपी साबित करना? क्या कुछ चुनौतियां यहाँ आने वाली हैं? और एक बार फिर से समझना चाहूंगी कि यहाँ पर सरेंडर करने से क्या कुछ एज ताहिर को मिलेगा? देखिए, सरेंडर करने से एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं कानून के पास खुद आया, अपनी बोनाफाइड इंटेंशन वो बताता है कोर्ट में। इसके साथ साथ अब जो इन्वेस्टिगेशंस होगी, पुलिस को उसके लॉयर की एक मौजूदगी भी हो सकती है, उसको मांग सकता है। इसके साथ साथ वो जो भी सवाल करेंगे उसके लिए वो पहले से गाइडेड है, यानी पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को उस तरह नहीं कर पाएगी जिस तरह वो जब किसी आरोपी को पहले उठा लेते हैं तो उससे जो पूछताछ करते हैं, उससे जो लीड मिलती है, उसके आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करते हैं। यहाँ पुलिस को पहले से अपनी इन्वेस्टिगेशंस की दिशा तय करके रखनी होगी और उसको ये मालूम नहीं होगा, उसको बहुत मुश्किल होगी इस बात के लिए उगलवाने में कि हाँ इसके अलावा क्या है, क्योंकि पुलिस के पास जो सामने है उसी पर उसको बात करनी पड़ेगी। ये सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए हर आरोपी ये कोशिश करता है पकड़े जाने से पहले कि वो कहीं सरेंडर कर सके, तो इसीलिए ताहिर की इन्वेस्टिगेशंस में है। लेकिन एक बात ज़रूर है पिनाज कि ये बहुत मुश्किल होगा ताहिर के लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना, क्योंकि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होगी और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह घर के अंदर जो सबूत है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो भीड़ थी उससे उसका कोई वास्ता नहीं था। और इसके साथ साथ जो आईबी ऑफिसर है जिसको निर्दयता पूर्वक तरीके से उठा के मारा गया, उसमें भी एविडेंस है, उसके भी चश्मदीद हैं। तो ये अभी चूंकि बहुत ही हम लोग बहुत आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में भी उसको पुलिस कस्टडी मिलेगी। कोशिश यही की जाएगी कि उसको पुलिस कस्टडी ना मिले, लेकिन पुलिस कस्टडी उसको मिलेगी और पूरे 14 दिन की मुझे लगता है उसको पुलिस कस्टडी मिलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर उसकी कोशिश होगी कि न्यायिक हिरासत की, लेकिन यहाँ पर पुलिस कस्टडी मिलेगी। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके खिलाफ मौजूद है, जिस तरह की गवाही और जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, धीरेन्द्र आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट कहा जा रहा है, अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही ताहिर हुसैन वह सरेंडर करने पहुंचता है, उससे बातचीत करने की हमारी टीम लगातार कोशिश करेगी। अब तक वो तस्वीरें, तमाम पुलिस का जो कुछ बयान आएगा वो पहुंचाएगी। दिल्ली हिंसा से जुड़े 2 नए वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था। दंगाइयों किसी भीड़ के हमले में डीसीपी अमित शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे और इसी हमले में कांस्टेबल रतन लाल शहीद हुए थे और एसीपी अनुज कुमार भी अपने सीनियर अधिकारी को सुरक्षित निकालते वक्त दंगाइयों की भीड़ का शिकार हुए थे। ये तस्वीरें 24 फरवरी की बताई जा रही हैं, जिस दिन जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से प्रदर्शनकारियों को हटाते समय भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला था। आपको मैं समझाना चाहूंगी कि वीडियो सबसे पहले तो 24 फरवरी का है, ये पुराना वीडियो है जिस दिन ये
हिंसा भड़की थी उस दिन का वीडियो है, और जिस हिंसा में रतनलाल शहीद हुए थे हेड कांस्टेबल, और साथ ही डीसीपी अंकित शर्मा को चोटें आई थी गंभीर तौर पर, अनुज शर्मा भी जो हैं वो घायल हुए थे एसीपी, तो उस दिन का वीडियो है। तो आप जरा सोच कर देखिए कि सुनियोजित भीड़, एक दो की तादाद में नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बात पर गुस्सा आया और एक धार्मिक उन्माद या किसी वजह से दंगे फैले हों। आप देखिए बुर्के में औरतें भी वहां पर पहुंची हैं, बुर्का नशी हैं, अब औरतें हैं कि पुरुष हैं इस बुर्के के पीछे, लेकिन बुर्का नशी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जरा देखिए किसी प्रोफेशनल की तरह से पत्थर मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो पर्याप्त संख्या में मौजूद भी नहीं हैं। तो ऐसे में इस हजारों की भीड़ में किस तरह से अपने आप को बचाते हुए निकले दिल्ली पुलिस वाले।